हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए मोल यानी क्या। मोल एक्चुअली एक मेजरमेंट क्वांटिटी है, यह एक नंबर है जो हमको मेजरमेंट के लिए काम आता है। अब यह नंबर हमको टर्म किया गया था अवोगाड्रो नाम के सेंटेंस में, अवोगाड्रो। अब अगर मैं बोलता हूं वन मोल यानी एक नंबर रहता है जो कि रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी नंबर को मैं अवोगाड्रो नंबर भी बोल सकता हूं, नंबर को अवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, और इसे डिनोट करते हैं हम NA सिंबल से ये डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं बोलते हैं कि 1 डजन बनाना, तो 1 डजन में कितने यूनिट्स रहते हैं? 12। तो वैसे ही 1 मोल में कितने नंबर रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 मोल बुक्स, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑरेंजेस, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑरेंजेस। या मैं बोलता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी को ही हम Na मॉलिक्यूल कहते हैं। या तो 1 मोल एटम, 1 मोल एटम यानी Na एटम्स, या तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं आयंस के रिस्पेक्ट बोलूं तो आयंस भी वही रहता है, 1 मोल आयंस यानी 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, यानी Na आयंस भी कहा जाता है इसे, Na आयंस भी इसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट, अब जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, आपको निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब आप जानते हैं कार्बन, यह कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है, इट मींस इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। अब हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। अब जब मैं मास की बात करता हूं, तो मास किसी का भी कहां लाया करता है? न्यूक्लियस में, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मास कहां लाया करता है? न्यूक्लियस में। तो इसके मास में कौन काउंट होंगे? प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मास में काउंट नहीं होते। देखा भी जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी काफी कम रहता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास रहता है लगभग रहता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वहीं एक न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इससे थोड़ा ज्यादा, बट हम अप्रोक्सीमेटली सेम मानते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो वह रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और अगर इसको ग्राम में बोला जाए तो यह रहता है -27 ग्राम। अभी -24 -27 देखा जाए तो ये उससे काफी कम है। कम होने का इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। लगभग ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह 1/183 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होने के कारण इसको नेग्लिजिबल माना जाता है, तो सिर्फ काउंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही। अब अगर मैं बोलता हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो क्या होगा? इसमें मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब लगभग दोनों सेम है, तो इसके लिए मैं 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दिस प्रोटॉन
ले सकता हूं। अब ये जो मास है प्रोटॉन का, इसी को ही हम कहते हैं 1 AMU। 1 AMU में इसी को ही 1 AMU कहा जाता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। 1.67 × 10⁻24 को ही कहा जाता है 1 AMU। तो यह मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 12 into 1.67 into 10⁻24 and this is called 12 AMU। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है 12 AMU। ये कार्बन के एक एटम का मास कितना निकलता है 12 AMU। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 AMU का मास है 1 AMU यानी, तो 1 AMU यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 AMU मतलब, तो 1 AMU का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ, इधर आ जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 AMU का मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, इतना रहेगा। अब अगर बोला जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms ऑफ कार्बन। अब अगर हमें इतने एटम्स दिए जाए, बोला इसका मास निकालो, तो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है। अब इतने एटम्स मतलब क्या, Na एटम्स। Na का मतलब एक मोल एटम का मास निकालना है हमें। हमें एक मोल कार्बन का मास निकालना है। एक मोल में कितने रहते हैं हमको पता है। एक मोल मतलब एक कार्बन का अगर हम मास निकालना जाए, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो कितना आएगा 12 AMU। अगर मैं बोलता हूं मेरे को इतने एटम्स का मास निकालना है, इसका मतलब इसका मास निकालना है 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है, तो वो लगभग कितना आएगा 12 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अभी 12 AMU में आया हुआ है, 12 AMU में आया हुआ है, इसको हम क्या मान सकते हैं 12 into 1.67 जो कि इसकी वैल्यू रहती है into 6.022 into 10⁻23। सॉरी एक टर्म रह गई यहाँ पे, 10⁻24 पहले आएगा यहाँ पे, 10⁻24 into 6.022 into 10⁻23। अब इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 1.67 और ये 6.02 इसकी लगभग 1 वैल्यू आती है। दूसरा 10⁻24 और 10⁻+23 ये लगभग 1 वैल्यू 10 देगा वैल्यू, तो लगभग हमको 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमको ये लगभग मिल जाता है 12 ग्राम। तो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इतने हमने कार्बन के एटम्स लिए, तो उसका मास कितना आ जाता है 12 ग्राम। या तो एक मोल कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम। और इसी को ग्राम एटॉमिक में मास भी बोला जाता है या मोलर मास भी बोला जाता है, दोनों भी सेम है। आप ग्राम एटॉमिक मास बोलो या मोलर मास, दोनों भी क्वांटिटी सेम है। तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास, या तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। जब भी आपसे पूछे कि भाई कार्बन का मास निकालो, उसका मॉलिक्यूलर मास लेना, उससे जो भी मास AMU हटा के ग्राम लगा देना, तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन का मास। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने 64 ग्राम के ऑक्सीजन ली, उसमें कितने मोल्स है ऑक्सीजन के, ये हमको एक्जेक्टली कैलकुलेट करना है। तो अब हमको सबसे पहले पता है कि मोलर मास कितना रहता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोलर मास रहता है
16 ग्राम, जो कि अभी हमने कैलकुलेट निकाला। एक इसमें कितना रहता है 16 ग्राम, जिसको आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हो, ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। अब अगर मैं 16 ग्राम का ऑक्सीजन किसमें लाया करता है, 1 मोल, मतलब 1 मोल यानी कितने ग्राम हो गए 16 ग्राम। अब अगर हमको पूछता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दी गई हमको, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम रहेगा ऑक्सीजन 16 ग्राम। अगर हमको 64 ग्राम का दे दिया तो उसमें कितने रहेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए 1/16 ऑफ 64 ग्राम, इट मींस 4 मोल्स। 4 मोल्स आ गए। 1 मोल में कितने ऑक्सीजन रहेगा 16 ग्राम, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया अभी। तो अगर मैं 64 ग्राम का ऑक्सीजन लेता हूं तो उसमें कितने मोल मिल गए मेरे को, 4 मोल। अब देखा जाए तो यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको आप n से डिनोट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन, जो भी आपको मास गिवन होगा वो अपॉन मोलर मास। ये एक फॉर्मूला मिल गया यहां से हमको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ओके, अब ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ सल्फर। अब इसमें हमको 96 ग्राम का सल्फर दे दिया, उसमें हमको निकालना है कि सल्फर के एटम उसमें कितने हैं, ये पता करना है। तो फॉर्मूला वही जो अभी हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास मतलब गिवन मास यहाँ पे दिया हुआ है 96 अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमको सल्फर का पता होना चाहिए, जो कि है 32 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम। अब फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस टाइप का फॉर्मूला लिख सकता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, गिवन मास इज 96 ग्राम अपॉन मोलर मास हमको पता है 32 ग्राम। सो वी गेट द वैल्यू 3, मतलब 3 मोल्स है। अगर हम 96 ग्राम का सल्फर लेते हैं तो उसमें सल्फर के कितने नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, 3। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन कितने, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें हमको नाइट्रोजन दिया है 28 ग्राम्स। अब इस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट है, रिपीट करना है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एटम के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे गिवन मास कितना है 28 ग्राम, मोलर मास आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन इज 40। फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज गिवन मास 28 ग्राम अपॉन मोलर मास हमको पता है 40 ग्राम। तो इसका आ गया हमारा 2। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। अगर मैं 28 ग्राम का नाइट्रोजन लेता हूं तो इसका मतलब में नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो 2 मोल्स में प्रेजेंट है, 2 मोल्स के नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर ही। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें हमको फाइंड द मास ऑफ H एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब हमको 64 ग्राम का मीथेन दिया हुआ है और उसमें हमको H एटम का कितना मास होगा वो निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड निकालने पड़ेंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला देखा हमने, मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास तो है लेकिन मोलर मास नहीं है, तो उससे पहले हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। किसका, मीथेन का। तो सबसे पहला काम अभी मीथेन का मोलर मास निकालेंगे। सो मोलर ऑफ CH4 दैट इज मीथेन, और कितना रहता है C का, वह हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो ये हमको निकल गया
12 प्लस 4 इट इज 16। तो मोलर मास कितना हुआ CH4 का 16 ग्राम। अब इससे ही नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन, जो गिवन मास है वो अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन कितना है 64, मोलर मास कितना निकला मीथेन का 16, मतलब कितने मोल्स आ गए 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 4 मोल्स। मतलब अगर मेरे को 64 ग्राम का मीथेन दिया तो कितने मोल्स निकलते हैं उसमें 4 मोल्स निकलते हैं। 64 ग्राम का मीथेन, इसका मतलब कितने मोल्स दिए गए मीथेन के 4 मोल। अब अगर मैं देखता हूं कि 1 मोल के मीथेन में 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने रहते हैं, 1 मोल का मीथेन लिया तो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4 एटम्स है हाइड्रोजन, 4 एटम्स है मतलब उसका मास कितना होगा 4 ग्राम, मतलब मास कितना होगा 4 ग्राम। 1 मोल का मीथेन लिया तो उसमें CH4 है, CH4 है, 1 मोल का और मीथेन लिया तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, तो मतलब उसका मास कितना होगा 4 ग्राम। अब अगर वो मेरे को बोलते हैं 4 मोल्स है तो 4 मोल्स का मतलब क्या होगा, 4 मोल्स में कितने ग्राम आएंगे 4 into 4 इट मीन 16 ग्राम। हमारा आंसर क्या आ गया 16 ग्राम। मतलब अगर मैं 64 ग्राम का मीथेन रहता हूं तो उसमें हाइड्रोजन कितना रहता है, हाइड्रोजन का मास सिर्फ 16 ग्राम रहेगा। 64 ग्राम के मीथेन में कितना हाइड्रोजन का मास रहेगा सिर्फ 16। नेक्स्ट, अब इसी को ही टर्म गैस के रिस्पेक्ट में समझते हैं मोल को, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस एट एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर्स। अब हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस एट एसटीपी occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन बोला मतलब, एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना हो 273 केल्विन हो, प्रेशर कितना हो 1 atm हो। इस कंडीशन पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी कोई भी आइडियल गैस 22.4 लीटर। इसमें या तो आप इसमें भी बोल 22.4 bm क्यूब भी बोल सकते हो, या तो 22.22400 ml ऑफ गैस भी हो सकता है, या तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस हो सकता है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब इसको देख के हम दूसरा निकालते हैं। अब मोल कंसेप्ट के गैस के रिस्पेक्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोलर वॉल्यूम कितना रहता है किसी का भी, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स या तो 22.4 dm जो अभी हमने देखा। अब हमको पूछते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 4 moles of CO2 at STP. Find the volume occupied by 4 moles of CO2 at STP. अब देखो उन्होंने STP बोला है, तो हमको पता है कि at STP condition the volume occupied by any gas is equals to 22.4 लीटर, जिसको आप मोलर वॉल्यूम भी कहते हो। अब वैसे एसटीपी पे कोई भी मैं लूं तो कितना रहेगा 22.4 लीटर। जब मैं 1 मोल करूं तो 1 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर्स। अब मुझे कितना निकालना है 4 मोल्स दिया हुआ है
4 मोल्स में कितना रहेगा, 4 इंटू 22.4 लीटर्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आता लगभग 89.6 लीटर्स। तो अगर मैं 4 मोल्स ऑफ CO2 लेता हूं तो उसमें कितना वॉल्यूम रहेगा, 89.6 लीटर ऑफ CO2 इतना रहेगा। अब इसको देख के हमको ऐसे एक फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए सेम फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ऐसे ही हमको एक फॉर्मूला मिल गया, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। इससे डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पेज। अब यहाँ पे भी हमको एसटीपी बोला गया है। एसटीपी मतलब अब हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22.4 डीएम3। वही यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अब हमको अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला नंबर ऑफ मोल्स के लिए, अभी हमने फॉर्मूला निकाला नंबर ऑफ मोल्स is equals to given volume upon molar volume, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन दैट इज n। कितना होगा, गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास 11.2 डीएम3 और मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर या 22.4 डीएम3, सेम 22.4 डीएम3 कट, ये मोल आ जाएगा यहाँ पे और यह लगभग 1/2 मतलब हाफ मोल आता है और इसको हम लेते हैं 0.5 मोल। इसका मतलब अगर मैं 11.2 डीएम3 का ओजोन लेता हूं एट एसटीपी कंडीशन पे, तो मतलब मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस ले रहा हूं, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस ले रहा हूं। ठीक, इस तरीके से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्यूम पे भी और नंबर ऑफ एटम्स पे भी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।